अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाली वीडियो एमए स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर की गई है और इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग अपने जो कोर्स 3611 है इसकी एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। असाइनमेंट के तमाम क्वेश्चंस को मैं आपको कोशिश करूंगी कि आसान से आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन करूं, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता है या फिर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारे पास ये असाइनमेंट है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की। इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट नंबर 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेबोरेट द इम्पोर्टेंस टू डेवलप द सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये स्पेशल बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं उनके लिए सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको ऑनलाइन लेके देखें और अपने तमाम क्लास फेलोज के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो से फायदा हासिल हो। तो इसको पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल। जो हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, तो जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल हैं वो उनकी नीड्स के मुताबिक उनको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये है कि एक एक बंदे की इंडिविजुअल नीड्स को वो पूरा करने की तमाम इंस्ट्रक्शन रखते होंगे, इसलिए सेपरेट स्पेशल स्कूल बनाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं स्मॉलर क्लास साइज। जो दूसरे मेन स्ट्रीमिंग के स्कूल होते हैं वहाँ पे जो क्लास का साइज होता है वो बड़ा होता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर जो क्लास का साइज होता है वो छोटा होता है, क्योंकि इन बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं, इनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। तो एक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एक स्पेशल टीचर 4 स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए क्लास में, ताकि एक टीचर जो है वो अपनी फुल अटेंशन बच्चों को दे सके। तो इसलिए हमें सेपरेट स्पेशल स्कूल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बच्चे हैं उनकी क्लास का साइज स्मॉल हो और क्लास में कम बच्चे होंगे तो जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड स्टाफ। अब जो आम स्कूल होते हैं, जो मेन स्ट्रीमिंग के स्कूल हैं या नॉर्मल स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होता है, जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो इसी लिहाज से उनको ट्रेन किया गया होता है ताकि वो स्पेशल बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके। इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल हो जो कि एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड स्टाफ प्रोवाइड करे, जो कि फुलफिल कर सके स्पेशल नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे पास आता है करिकुलम दैट इज टेलर्ड टू स्पेशल नीड्स। अब ये करिकुलम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि हमें स्पेशल स्कूल की ज़रूरत होती है, सेपरेट स्पेशल स्कूल्स की। करिकुलम क्या चीज़ होती है? सिलेबस। अब जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, स्पेसिफिक करिकुलम होता है, जो कि टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स, मतलब स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स के लिए ही तैयार किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं वो स्पेशल स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए स्पेशल जो करिकुलम है वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल है सेपरेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। अब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पढ़े हैं अपने एडवांटेजेस ऑफ सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपको पता चल गया है कि एक तो उनका जो एजुकेशन होता है वो टेलर्ड एजुकेशन होता है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर सकता होता है। उसके अलावा उनके पास स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, उनका स्पेशल टीचिंग स्टाफ होता है, वहाँ पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे फुलफिल हो सकती हैं स्पेशल स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है कि डिसएडवांटेजेस बताएं सेपरेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के, तो उसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं, जैसे कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब वो नॉर्मल बच्चों में जाएगा तो उनमें घुल मिल नहीं सकेगा, सोशल आइसोलेशन का डिसएडवांटेज इसमें आ सकता है। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि टीचर्स में लैक ऑफ ट्रेनिंग होती हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टीचर्स ट्रेन नहीं होते, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल रिसोर्सेज नहीं वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते। उसके अलावा टीचर्स को लेसन प्लान करने के लिए बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, इसको पढ़ते हैं। एक्सप्लेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है?
स्टूडेंट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है? नेम से शो हो रहा है मल्टी मतलब बहुत सारे, डिसिप्लिनरी बहुत सारे डिसिप्लिन्स की अप्रोच। तो ये ऐसी अप्रोच होगी जिसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो होंगे, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल्स वो कोलैबोरेट करेंगे, इकट्ठे मिलके काम करेंगे। और काम किस लिए करेंगे? अपने स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट को उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करने के सिलसिले में। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि हमारे पास एक आम स्पेशल एजुकेशन स्कूल है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स, फिर स्पीच थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और उसका स्पेशल टीचर, वोकेशनल टीचर, ये सब लोग मिल के एक अप्रोच बना के स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई अप्रोच बनाते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स के लोग मिल के जब कोलैबोरेशन करके एक ही काम करें। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। स्पेशल एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम क्या होती है? ये ऐसी टीम है मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट हु आइडेंटिफाई एंड मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज और अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट्स। बहुत इजी से डिफाइन है कि स्पेशल एजुकेशन में जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, ये ऐसी टीम होती है जिसमें बहुत नंबर ऑफ मेंबर्स शामिल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन स्पेशल एजुकेशन। When a team of professionals from different disciplines work together to assess and plan for the education of a student with special needs, कि जब एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है उसके लोग मिलके काम करते हैं टू असेस द प्लान ऑफ एजुकेशन। असेस का मतलब होता है हेल्प करना, मतलब एक ऐसा एजुकेशनल प्लान बनाने के लिए असेस दें कि जो कि स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन को पूरा कर सके, तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये इसकी थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आल्सो इंश्योर दैट द स्टूडेंट रिसीव द सपोर्ट दे नीड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल्स। अब ये जो अप्रोच होती है ये इस चीज़ की एश्योरिटी देती है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको हर तरह के प्रोफेशनल की सपोर्ट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है इट कैन प्रोवाइड असेसमेंट एंड इंटरवेंशन सर्विस। सोशल वर्कर जो है ये प्रोवाइड कर सकता है काउंसलिंग और सपोर्ट। उसके अलावा फिजिकल थेरापिस्ट जो है ये थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारे के सारे टीम मेंबर्स जो हैं ये मिल के स्पेशल चाइल्ड की नीड्स को पूरा करते हैं, और जिस अप्रोच के जरिए ये पूरा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सम स्पेसिफिक रोल्स दैट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन प्ले इन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और टू स्पेशल एजुकेशन। कि स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन कौन से रोल प्ले कर सकती है अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर्मिंग द टीम। अब जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस चीज़ की श्योरिटी देगी कि एक जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो हमने बना के दी है। अब उस टीम के अंदर तमाम तरह के प्रोफेशनल हों जो कि बच्चे की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरसीइंग द आईईपी प्रोसेस। अब जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर होती है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो बच्चों के आईईपी जो है उनके प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए से आईईपी बन रहा है उसको वो ओवरलुक करें, उसको देखें, और उसमें अगर कोई भी खराबी है तो उस चीज़ की श्योरिटी दें कि ये बिल्कुल सही प्लान के मुताबिक बन रहा है। नेक्स्ट आता है एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। अब जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्टूडेंट्स को एडवोकेट कर सकती है। एडवोकेट करने का मतलब ये है कि उनको इस काबिल बना सकती है कि वो कल को अपने राइट के लिए स्टैंड ले सके, उनको अपने राइट्स का पता हो और उसके लिए वो स्टैंड ले सके, अपने हक के लिए लड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईईपी। अब स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस चीज़ को अश्योर कर सकती है कि जो आईईपी हमने बनाया है हर बच्चे का उस आईईपी के अंदर जो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है पूरा आईईपी का, तो क्या ये इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं वो लोग कि जो हमने गोल्स यहाँ पे रखे हैं आईईपी के अंदर उन गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन भी करें, मतलब आईईपी को इम्प्लीमेंट करें चाइल्ड के ऊपर और साल के बाद उसमें प्रोग्रेस लाएं। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन क्या होती है? एलेबोरेट द प्रिंसिपल एंड टाइप फॉर द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द लर्निंग ऑफ स्पेशल चाइल्ड। सबसे पहले हमने सुपरविजन के बारे में बताना है, उसके बाद हमने बताना है कि हम लोग स्पेशल चाइल्ड की लर्निंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सुपरविजन के बारे में पढ़ते हैं। सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, निगरानी करना, मैनेजमेंट करना या कंट्रोल करना। तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं स्कूल के वो ही सुपरवाइज करते हैं अपने स्पेशल स्कूल को। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले सुपरविजन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड इवैल्यूएशन टू द एम्प्लॉयज। सुपरविजन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं, नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी इवैल्यूएशन की जाती है, मतलब उनकी चेकिंग वगैरह भी की जाती है कि वो अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग वर्क प्लेस, स्कूल, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। अब सुपरविजन जो है हर तरह के इदारे में हो सकती है क्योंकि हर तरह के इदारे में लोग काम करते हैं। उनको सुपरवाइज करने के लिए टीम्स बनाई जाती हैं जो कि उनकी निगरानी करें, उनको सपोर्ट कर सकें, कहीं भी कोई मुश्किल आ रही है उनको गाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है गोल ऑफ सुपरविजन क्या है? सुपरविजन करने का क्या मकसद होता है? इसका गोल है टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर जॉब, कि इस चीज़ की एश्योरिटी दी जाए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने काम की मीटिंग्स को मतलब अपनी काम की एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर रहे हैं एंड दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज, और वो अब नई नई स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उनकी नॉलेज भी बढ़ रही है। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी प्रॉब्लम और चैलेंज दैट एम्प्लॉय में बी फेसिंग। उसके अलावा अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को कोई चैलेंज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनको गाइड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सुपरविजन, डायरेक्ट सुपरविजन और दूसरी है इनडायरेक्ट सुपरविजन। पहले पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट सुपरविजन क्या चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली वर्क करेगा। The supervisor will observe the employee's work, provide feedback and offer guidance. सुपरवाइजर क्या करेगा? साथ साथ ही सुपरवाइज कर रहा होगा किसी भी वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को, उसको साथ साथ ऑब्जर्व कर रहा होगा, साथ साथ उसको फीडबैक दे रहा होगा कि वो काम कैसा कर रहा है, और साथ साथ उसको गाइडेंस देगा। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सुपरविजन। नेक्स्ट आती है इनडायरेक्ट सुपरविजन। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अ सुपरवाइजर ओवरसीइंग द वर्क फॉर अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, कि सुपरवाइजर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को ओवरसी कर रहा होता है। इट विल टिपिकली मीट विद द एम्प्लॉय ऑन अ रेगुलर बेसिस टू डिस्कस देयर वर्क एंड प्रोवाइड फीडबैक। अब इसमें हर वक्त जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉय के साथ नहीं होता, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर टाइम निकाल के आके फीडबैक लेगा और डिस्कस करेगा और आके सुपरवाइज करेगा गैप से आके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सुपरविजन के बारे में भी। ये एक वैल्यूएबल टूल है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों के लिए। एम्प्लॉय के लिए किस तरह से टूल है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, दे नीड टू बी सक्सेसफुल इन देयर जॉब। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ये हेल्प करता है ताकि वो श्योर कर सके कि जो एम्प्लॉय है वो उनकी जॉब की एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो रही हैं, उनमें स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उनकी नॉलेज गेन हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सम बेनिफिट्स ऑफ सुपरविजन। सुपरवाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो हमारा वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जो हमारा एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई रहता है हमसे कि हम भी उससे सेटिस्फाई हैं, वो भी हमसे सेटिस्फाई है। रिड्यूस्ड एम्प्लॉयर टर्नओवर। जब हम रेगुलरली सुपरवाइज करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को, तो क्या होता है, उसको लगता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा और वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा टाइम हमारे साथ गुजारे। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि एज एन एम्प्लॉय यू कैन बेनिफिट फ्रॉम सुपरविजन बाय, कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, तो आपको सुपरविजन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बीइंग ओपन टू फीडबैक, मतलब ये है कि जब आपको कोई सुपरवाइज करेगा और आपको फीडबैक देता रहेगा तो साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी। आपको एक सिंसियर फीडबैक मिलेगा तो आप उसकी फीडबैक के मुताबिक ही खुद को इम्प्रूव करेंगे या जो भी आप में कमियां उनको पूरा करेंगे। आस्किंग फॉर हेल्प, कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो आप इजीली हेल्प मांग सकते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा सुपरविजन में क्या होता है, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स एज अ स्पेशल एजुकेशन सुपरवाइजर अगर आएंगे तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप एज अ टीचर भी लिख सकते हैं कि अगर आप एक टीचर हैं स्पेशल एजुकेशन के तो आपको किस तरह से सुपरविजन के फ़ायदे हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आपको सुपरवाइज कर सकती है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ, उसी क्वेश्चन के जिसमें हम लोगों ने बताने थे प्रिंसिपल्स, बताने थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे स्पेशल चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि जो हर बच्चा है स्पेशल चाइल्ड, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपनी स्पेशल नीड्स होती हैं, तो इनको हम लोग को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से पढ़ाना चाहिए ताकि हर बच्चा इंडिविजुअली तौर पर सीख सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। मल्टी सेंसरी मतलब एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ किया जाए। अब ये भी प्रिंसिपल है कि अगर स्पेशल चाइल्ड अपनी मल्टी सेंसेस को यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से सीख सकेगा, और सबसे अच्छा माहौल वही होता है जिसमें स्पेशल चाइल्ड अपनी मल्टी सेंसेस को यूज़ कर सके। तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए बच्चे के लिए ताकि वो अपनी तमाम सेंसेस को यूज़ करना सीख सके। सेंसेस का आपको पता है 5 मेन सेंसेस होती हैं जो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा देखना, चखना, सुनना, टच करना और स्मेल करना, ये 5 सेंसेस हैं। तो हमें चिल्ड्रन को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे स्पेशल स्कूल जो कि उनकी सेंसेस, तमाम सेंसेस का इस्तेमाल को सिखा सके। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। ये क्या है? ये एक तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजी है दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स। ये टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ। रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए से हम लोग स्पेशल चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। रीइंफोर्स का मतलब ये है कि बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसको क्लैपिंग के ज़रिए से अप्रिशिएट करना, उसको टैप करना, कोई गिफ्ट दे देना। फॉर एग्जांपल आप उसको टॉफ़ी देते हैं अगर वो कोई काम अच्छा करता है, तो ये रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसके ज़रिए से भी वो ज़्यादा लर्निंग उसकी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिल के काम करना। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिल के काम कराना, कोलैबोरेशन वगैरह सिखाने से उसकी लर्निंग एबिलिटीज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इलेबोरेट द प्लानिंग स्ट्रेटजीज इन द करंट सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सर्विस टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशन। कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है हमारे पास तो उसमें हम लोग को प्लानिंग स्ट्रेटजीज को इलेबोरेट करें जिसके जरिए से हम स्पेशल बच्चों को उनकी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि करंट पेंडेमिक के अंदर, कोरोना के सीजन के अंदर हमारी लर्निंग और एजुकेशन को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लर्निंग और एजुकेशन आर टू बिगेस्ट वर्ल्ड इश्यूज इन द फर्दर ऑफ द करंट पेंडेमिक। कि करंट पेंडेमिक में कोरोना का जो सीजन था उसमें लर्निंग और एजुकेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो गए। अनफॉर्चुनेटली इट इज से इन दिस वर्ल्ड ड्यू टू लेंथ ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 के पीरियड के अंदर फुल ओपनिंग ऑफ स्कूल जो थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। आपको पता है सब बच्चों ने इस चीज़ को फेस किया था। In order to support the possibility of some in-person learning, we model the diffusion of the epidemic within each single school by SEAIR model। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं लेकिन मैं क्योंकि ये रिवीजन करा रही हूँ तो मैं शॉर्ट ही चलूँगी। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कोविड-19 का पेंडेमिक जो था, इट हैज़ क्रिएटेड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशंस। कि कोविड-19 के पेंडेमिक ने बहुत सारे चैलेंजेस का हम लोगों ने सामना किया, खास तौर पे स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमने यूज़ किए। अब उसके लिए कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजीज जिसको हम यूज़ करके एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशनल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लॉकडाउन के अंदर भी। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल ऐप्स वगैरह जो थी वो आई कोरोना के सीज़न में, इसके ज़रिए से एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता था। फिर आता है कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को घर पे संभालना है, तो अगर हम लोग पेरेंट्स को ऑनलाइन वर्कशॉप के ज़रिए से, रेगुलर कम्युनिकेशंस के ज़रिए से, सेशंस के ज़रिए से उनको बुला के उनको अगर गाइड कर सके तो वो भी बच्चों को सही तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। It is important to be flexible in the planning of educational services for the exceptional children during lockdown। इसका मतलब ये है कि being willing to adapt to changing circumstances, कि बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत लाजमी है। अब ये ऐसी स्ट्रेटजी है कि बच्चे को इस तरह की आदत डाल सके कि वो हर तरह के माहौल में रह के सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट्स इंटरनेट कनेक्शन इज अनरिलायबल, कि अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है और बच्चे का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही नहीं आ रहा, तो ज़रूरी है कि हम उसको प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दें।
और उसको बाकी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दें ताकि बच्चा जो है हर तरह की अडेप्टेशन के साथ पढ़ना सीख सके। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू स्टाफ। अब जो स्टाफ है और टीचर्स हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तो उनको सपोर्ट दी जाए, जैसे कि उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर का यूज़ करना सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, तो इसके ज़रिए से भी हम लोग लॉकडाउन में एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी के साथ इंगेज करें अपने स्पेशल चाइल्ड को, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं बच्चा कम्युनिटी से सीखता है, जैसे कि लोकल बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, मोहल्ले के जो लोग हैं उनके साथ उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा करें ताकि उनसे डिफरेंट तरह की चीज़ें सीख सके बच्चा। By following these planning strategies, we can help to ensure exceptional children in institution continue to receive educational services they need during lockdown. तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इजी जैसे पॉइंट्स पढ़े हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग लॉकडाउन के अंदर भी स्पेशल बच्चों की जो तालीम है उसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट आती है सम एडिशनल टिप्स फॉर प्लानिंग एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। मजीद हम लोग कुछ टिप्स पढ़ते हैं जिनके जरिए से हम लोग लॉकडाउन में अपने स्पेशल बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। स्टार्ट बाय असेसिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग असेस करें स्टूडेंट की नीड को कि उसको किस तरह की नीड चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप अ फ्लेक्सिबल प्लान दैट कैन बी अडेप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। हम लोग ऐसा प्लान डेवलप करें कि बच्चा जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ खुद को भी चेंज कर सके और एडजस्ट कर सके नई इन्वायरमेंट के अंदर। यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स और रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करें, जैसे कि उसको अगर हम मोबाइल का यूज़ सिखा सकें कि वो किस तरह से मोबाइल को यूज़ करते हुए लर्न कर सकता है। उसके अलावा डिफरेंट तरह की नई नई टेक्नोलॉजी सिखा सकें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसके अलावा हम लोग ऐसे फंक्शंस रखें, सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ज़्यादा बच्चा जो है टीचर्स के बजाय अपने आसपास के बच्चों से सीखता है। इनकरेज पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। उसके अलावा पेरेंट्स को इनकरेज करें अगर हम, तो भी बच्चे की जो तालीम है बेहतर हो सकती है। बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट्स हम लोग दिखाएं और अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Explain the role of head teachers in management of special children school. Give answer in detail with example. हेड टीचर का क्या रोल होता है स्पेशल स्कूल की मैनेजमेंट के अंदर, और हम लोग को इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपके पूरे चैप्टर्स के लिए आपके लिए लेक्चर्स बनाती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ आप लोग के लिए ये वाली वीडियो बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट रहूँगी। नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों की स्टार्ट से ही मैं हेल्प करूँगी। और उसके अलावा जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला एमएस स्पेशल के स्टूडेंट्स के लिए आगे पीपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊँगी, और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेड टीचर का क्या रोल होता है स्कूल की मैनेजमेंट के अंदर, इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 मेजर रोल्स ऑफ अ हेड टीचर लिखे हुए हैं। रोल इन प्लानिंग, रोल इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग रोल, रोल इन सुपरविजन, रोल इन गाइडेंस, रोल इन मेंटेनिंग रिलेशंस, रोल इन जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेड टीचर के बहुत सारे रोल होते हैं। अगर आप ये वाले कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आप इनको भी राइट कर सकते हैं। मजीद हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं। हेड टीचर जो है ये बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है स्कूल की मैनेजमेंट के अंदर, स्कूल के एकेडमिक्स के अंदर, सोशल इमोशनल वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स में इसका रोल होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ रोल्स। सबसे पहला आता है सेटिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल। स्कूल के लिए एक विजन और मिशन को सेट करने के लिए हेड जो टीचर है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। रिक्रूटिंग एंड हायरिंग स्टाफ। रिक्रूट का मतलब होता है इनलिस्ट करना, लिस्ट बनाना, कि स्टाफ को हायर करने के लिए, उनको कॉल अप करने के लिए, उनको साइन अप करने के लिए, इंगेज करने के लिए जो हेड टीचर होता है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। अब सिलेबस को डेवलप करने के लिए और उस सिलेबस को अप्लाई करने के लिए स्कूल में हेड टीचर जो होता है बहुत उसका रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजिंग द बजट। बजट की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए हेड टीचर जो होता है चाहिए होता है। एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की एडवोकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि स्टूडेंट्स को एक सेल्फ स्टीम दे सकें, ताकि वो कल को आने वाली लाइफ में अपने लिए आवाज़ उठा सकें। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। उसके अलावा हेड टीचर जो होता है ये पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है।
मैनेजिंग स्कूल कम्युनिटी, स्कूल की कम्युनिटी को मैनेज करता है। स्कूल में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मसले आते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो हेड ट्यूटर होता है वो ज़रूरी होता है। उसके अलावा हेड टीचर के और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है दी एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको प्लीज़ अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स के हैं उनमें लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे लाजमी बताइएगा।